हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर की भी वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर की ये पहली वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आज हम शुरू कर रहे हैं समास से। ठीक है, क्योंकि समास जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ना केवल सीटेट में, सीटेट के तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि उसके साथ-साथ केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीटेट हो या कोई भी जहाँ भी हिंदी ग्रामर आपसे पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समास पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम समास से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को समास कहते हैं, है ना। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि समास का अर्थ है संक्षेप करना। ठीक है, अगर शॉर्ट में कोई पूछे कि समास का क्या अर्थ है, तो संक्षेप करना, छोटा कर देना, छोटा हो जाता है ना। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। ठीक है, जो दो शब्दों को मिलाने वाला जो संबंध सूचक शब्द होता है, वो समास जब हम समास में क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है। और जब हम समास का विग्रह करते हैं, समास का विग्रह भी किया जाता है ना, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वो जो लुप्त शब्द है वो हमें दिखने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार अनेक पद मिलकर जब एक समस्त पद बन जाता है तो इसे समास कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पद मिल करके जब एक समस्त पद मतलब एक पूरा पद बन जाता है तो इसे समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बारी समास के भेद की। ठीक है, समास 6 प्रकार के हैं। भेद यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। 6 भेद है समास के। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, उसके बाद देखिए द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, लास्ट है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 समास है। तो आइए अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि मैं इरेज कर सकूं। खैर चलिए देखिए, सबसे पहले है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय भाव जो समास होता है तो इसमें जो पहला पद होता है, ठीक है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है उसे पहला पद कहते हैं और जो उत्तर पद होता है वो लास्ट वाला पद होता है। ठीक है, दूसरा पद। ठीक है, तो अव्यय भाव समास में क्या कहा जा रहा है कि पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, या जो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, उसका महत्व ज्यादा होता है। अब अव्यय का क्या मतलब है? ठीक है, अब बात आती है कि आखिर अव्यय क्या है। तो दोस्तों, अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका जो रूप होता है वो किसी भी परिस्थिति में उस रूप को परिवर्तित हम नहीं कर सकते। ठीक है, अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे वो लिंग के आधार पर करना हो या वचन के आधार पर करना हो, हम उसके जो रूप को है परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आइए इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यथास्थान। ठीक है, यानी कि स्थान के अनुसार अनुसार। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये जो के है, ये जब हमारे समास में, ये समास है ना, ये समास है कि ये समास है? ये समास है ना। ये समास है क्योंकि दो शब्दों का जो मेल है उससे बनता है ना समास। जब दो शब्द मिल जाते हैं तो उससे समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक यथा शब्द है, ठीक है, और एक है स्थान। तो दो शब्दों का जब मेल हो गया तो ये बन गया समास।
और यहाँ हमने इसका विग्रह कर दिया, तो जो लुप्त था, इन दोनों के बीच में जो लुप्त शब्द था वो यहाँ हमें इसे खोलने पर, इसे विग्रह करने पर वो लुप्त जो शब्द है वो यहाँ पर प्रकट हो गया, है ना। यथा स्थान यानी कि स्थान के अनुसार। अब देखिए यहाँ है जथा संभव, ठीक है, जथा संभव। अब यहाँ भी देखिए ये जो जथा है और संभव है दोनों मिले हुए हैं ना, ये दो मिल गए, दो जो शब्द हैं ये आपस में मिल गए, तो ये जो है मिलने से समास हो गया। और जब हमने इसका विग्रह किया तो जितना संभव हो, ठीक है। चलिए, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। अब इसमें भी देखिए प्रति है और दिन है, इसका क्या अर्थ निकलता है, प्रत्येक दिन, है ना। आजीवन, इसमें भी देखिए आ एक है और एक वर्ड है, आपका शब्द है जीवन, यानी कि जीवन भर, ठीक है। तो ये जो है आपके अव्ययभाव समास है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा अव्ययभाव समास है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, तो सबसे इजी, सबसे जो आसान तरीका है दोस्तों वो है कि जो अव्ययभाव समास होता है उसमें जो पहला पद होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो होता है उसमें उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। उपसर्ग आप सभी को पता ही होगा, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और उसके जो जब दो उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाता है ना तो उस शब्द का जो है अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जितना भी है, ये यथा, जथा, प्रति, आ, नी, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सब उपसर्ग होती हैं। और जो भी आप इस तरीके का जो भी शब्द देखिए उसमें कहीं पर भी अगर आगे जो है उपसर्ग लगा है तो यानी कि वो अव्ययभाव समास है, ठीक है। दूसरा चीज है कि आप देखिए कि यहाँ लगा हुआ है ना, इसका महत्व ज्यादा होता है। जो प्रथम पद होता है अव्ययभाव समास में, जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे है आपका प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, ये हमारा अव्ययभावी समास है, हमें पता है। लेकिन इसे अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए एक शब्द है यहाँ पर दिन, ठीक है, तो दिन मतलब दिन ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इसमें जब हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है, प्रति उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये बन गया प्रतिदिन। अब इसका अर्थ देखिए, एक तो दिन है, एक सिंगल अगर हमने लिया तो ये तो दिन हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इसमें प्रति जो है उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये बन गया प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन, ये हर एक दिन की बात करने लगा, है ना। तो इसका अर्थ बदल गया ना। तो इसमें इंपॉर्टेंस किसकी हुई, इसकी हुई, इसके जुड़ने से इसका महत्व जो है वो बढ़ गया। तो इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा होता है, जो प्रथम पद होता है वो प्रमुख होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अव्ययभाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसे शब्दों में अव्ययभावी समास में क्या होता है, जो उपसर्ग होता है वो लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे अब देखिए एक और शब्द लेते हैं, मान लीजिए एक शब्द है डर, ठीक है, ये एक शब्द हो गया डर और इसके आगे हमने जोड़ दिया नी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, निडर बन गया ना, निडर बन गया। तो इस जब ये डर के आगे हमने एक शब्द नी जोड़ा, एक उपसर्ग नी है, इसे हमने जोड़ा तो इस शब्द का पूरा अर्थ बदल गया ना, निडर जो किसी से डरता ना हो, है ना, तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। तो ऐसे जो होते हैं शब्द होते हैं ये अव्ययभाव समास कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे अव्ययभाव समास क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक और है आजीवन, ठीक है, एक शब्द है जीवन, जीवन अलग चीज हो गया, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आ उपसर्ग को जोड़ा, ठीक है, तो ये आजीवन हो गया, यानी कि जीवन भर, ठीक है, पूरा अर्थ बदल गया ना। तो इस तरीके से आप इसे पहचानेंगे कि जब भी किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, लगा हुआ होगा तो यानी कि वो अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए इसका देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है।
इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, यानी कि जो दूसरा पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है, यानी कि जो दोनों शब्दों के बीच के जो संबंध को स्थापित करने वाला जो शब्द है उसका लोप होता है। परसर्गों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो तत्पुरुष समास है इसको जब हम विग्रह करते हैं इसका, तो इसमें जो है हमें कारक चिन्ह नजर आते हैं। ठीक है, जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं दोस्तों, तो इसके विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह नजर आते हैं, और जब हम विग्रह करके हमें मिल जाएगा कारक चिन्ह, तो यानी कि वो हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में भी जैसे पूछ लिया जाता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो तत्पुरुष समास से ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके भी 6 प्रकार हैं। ठीक है, 6 भेद है। तो इसमें जो कारक है, जैसे यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष, ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें जो आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार का तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष है या कारण है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह दोस्तों आपको याद ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, और यदि आपको याद नहीं है तो आप कारक चिन्ह को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष में को का लोप, ठीक है, यहाँ पर को का लोप होता है। ठीक है, यानी कि छुपा होता है। लोप होना मतलब पता ही है आपको। जैसे इसका उदाहरण देखिए, गगन चुंबी। ठीक है, गगन चुंबी, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर क्या आएगा? गगन को चूमने वाला या चूमने वाली। ठीक है, तो यहाँ को का लोप है ना, तो यानी कि अगर ये आ जाए कि गगन चुंबी कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो गगन चुंबी का विग्रह करने पर क्या निकलता है? गगन को चूमने वाला या गगन को चूमने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दूसरा देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है? चिड़ी मार। ठीक है, अब चिड़ी मार को भी अगर हम विग्रह करते हैं तो चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, यहां भी को है ना, को चिन्ह है, तो यहाँ क्या है? चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, दूसरा है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यहाँ भी को चिन्ह है। यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में हम जब उसका विग्रह करते हैं तो हमें वहां पर जो है कर्म का जो चिन्ह है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। तो कर्म का जो चिन्ह है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा है ना, तो कर्म को का जो मतलब कर्म का जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, और जब आपको वो चिन्ह यहाँ दिखाई देगा तो यानी कि वो कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, और इसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है? गौण होता है, और उत्तर पद होता है, यानी कि जो दूसरा पद होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं, करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष। अब करण के भी देखिए चिन्ह क्या है? करण का से और के द्वारा। ठीक है, करण जो है इसका ये चिन्ह है। ठीक है, करण का क्या चिन्ह है? से और के द्वारा, ये दोनों ही चिन्ह हैं इसके करण के, इनका लोप होता है। जैसे कि आइए अब हम इसका भी उदाहरण देख लेते हैं क्या है। जैसे ईश्वर दत्त। ठीक है, यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, ईश्वर दत्त, यानी कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें यहां पर मिलता है के द्वारा, और के द्वारा जो है ये करण का चिन्ह है। ठीक है ना, के द्वारा जो है ये किसका चिन्ह है? करण का, यानी कि जिसके द्वारा किया जा रहा हो, जिसके द्वारा दिया जा रहा हो। ठीक है, तो ईश्वर दत्त यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। ठीक है, यहां पर भी हमको से दिखाई दिया,
इसका विग्रह करने पर कष्ट साध्य को अगर हमने विग्रह किया, कभी भी जब भी आप समास आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसे विग्रह करके जरूर देखिए। आप विग्रह करके देखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको कारक चिन्ह याद रखना है। चलिए दूसरा देखिए, जलावृत, जल से आवृत यानी कि घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, यहां भी से है। ठीक है, तो ये जो से है और के द्वारा है, ये किसके चिन्ह है? ये करण के चिन्ह है। ठीक है, जैसे है ना, कर्ता ने कर्म को करण से बोलते हैं ना। चलिए याद कर लीजिएगा पूरा कारक चिन्ह, सबको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसका देखिए, के लिए। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, करण का जो चिन्ह है वो है के द्वारा और संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है के लिए। ठीक है, अब आइए इसका भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गौशाला। ठीक है, तो यानी कि इसको जब हम विग्रह करेंगे, मान लीजिए आपको ये शब्द दे दिया जाए गौशाला और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा समास है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसको आप विग्रह करेंगे। ठीक है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो गौशाला का क्या होगा? गाय के लिए शाला, यानी कि गाय के लिए जो घर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर के लिए आ गया, ये के लिए जो चिन्ह आया, तो यानी कि ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, जब आपने इसका विग्रह किया और यहाँ के लिए आ गया, तो यानी कि आपका कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, घुड़साल। ठीक है, घोड़े के लिए साल, जहां घोड़े रहते हैं ना, घुड़साल बोलते हैं ना उसे। तो घुड़साल को जब आप विग्रह करेंगे तो ये आपका ये ऐसे खुल जाएगा, तो घोड़े के लिए साल, यानी कि के लिए आ गया है, तो यानी कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि डाक गाड़ी। ठीक है, डाक गाड़ी का अगर हम विग्रह करते हैं तो डाक के लिए गाड़ी, ठीक है, जो लेटर ले जाने के लिए गाड़ी आती है ना, उसे बोलते हैं डाक गाड़ी। ठीक है, शॉर्ट में। अब हम नॉर्मली अब अगर हम बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते ना डाक के लिए गाड़ी आई है, हम बोलते हैं ना डाक गाड़ी आई है ना। तो इसलिए इसका जब है, इन सब शब्दों को मिला के हमने एक छोटे शब्द में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा समास हो गया, डाक गाड़ी। और जब हमने इसका विग्रह कर दिया तो डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर के लिए आ गया शब्द जो है, ये चिन्ह जो है, ये हमें क्या बताता है कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को। चलिए अब दूसरा देखिए, यहां देखिए अपादान तत्पुरुष, यहां पर से का लोप होता है, जैसे गुण रहित। ठीक है, गुण रहित, गुण से रहित। ठीक है, दूसरा है जन्मांध, जो जन्म से अंधा। ठीक है, जो जन्म से ही अंधा हो, यहां पर से है ना। उसके बाद देखिए दोष मुक्त, दोष से मुक्त, जो दोष से मुक्त हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ ऐसा आए तो आप उसे पहले उसका विग्रह करेंगे और विग्रह करने के बाद आप उसे देखेंगे कि ये किस तरीके का कौन सा समास है। ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा। और अव्यय भाव समास जो है उसमें आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है ना। और उपसर्ग लगा जहां आप देख लेंगे कि उपसर्ग लगा हुआ है, तो यानी कि वो जो है आपका क्या है, अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष में क्या है, इसका चिन्ह देखिए का के की। ठीक है, ये संबंध का चिन्ह है। ठीक है, संबंध कारक का ये चिन्ह है का के की, इनका लोप होता है। जैसे चर्म रोग, इसका उदाहरण देखिए, चर्म रोग यानी कि चर्म का रोग, चमड़े का रोग, तो यहाँ का चिन्ह है ना, इसका हमने चर्म रोग को विग्रह कर दिया, तो इसका विग्रह करने पर हमें कौन सा चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुआ, का, यानी कि संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जल धारा, जल की धारा, जल की धारा, तो यहां पर भी हमें की जो चिन्ह है वो मिला, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, यहां भी हमें की चिन्ह मिला।
और की जो है वो किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। ठीक है ना। तो का, के, की जहां भी ये आए तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। जब भी किसी समास को जब हम उसका विग्रह करेंगे और वहां पर हमें चिन्ह जो है का, के, की मिलेगा तो यानी कि वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब लास्ट है ये अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये तत्पुरुष के 6 भेद है ना। तो ये तत्पुरुष वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो सवाल होते हैं ना वो तत्पुरुष से पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो तत्पुरुष है ये भी आसान ही है। लेकिन इसके 6 प्रकार भी है ना, ये एक ही नहीं है, ये 6 प्रकार में है। तो इसलिए आपको कारक चिन्ह का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो चलिए अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण का जो है चिन्ह क्या है? में और पर। ठीक है। जैसे देखिए फलासक्त, फल में आसक्त। ठीक है। वनवास, वन में वास। अब ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह आपको मिल गया में और पर। ठीक है। ये 2 चिन्ह जहां आपको दिखाई दे जाएं, जब भी आप समास का विग्रह करें और वहां यदि आपको में और पर उसके विग्रह करने पर दिख जाए तो यानी कि वो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आप सारे के सारे कारक चिन्ह जो हैं वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है। अब आइए इसकी जो परिभाषा है पहले देख लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है। इसमें भी जो उत्तर पद होता है यानी कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अल्पसंख्यक, ठीक है, जिनकी संख्या अल्प है वे। ठीक है। नील कमल, नीला है कमल जो। ठीक है, नीला कमल। ठीक है। तो ये क्या है? ये कमल है। कमल क्या है? विशेष से है और नीला इसकी विशेषता है। ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। नीला कमल यानी कि कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। सद्गुण, सद है गुण जो। ठीक है, कैसा गुण है? गुण क्या है? विशेष्य है और सद क्या है? उसकी विशेषता है। तो गुण कैसा है? सद है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कर्मधारय समास है। ठीक है। कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए लाल मणि। ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया लाल मणि, यानी कि मणि जो है वो आपका विशेष से हो गया। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? कि मणि कैसी है? मणि लाल है कि नहीं? तो ये इसकी विशेषता हो गई, है ना। मणि कैसी है? लाल है। तो इसकी विशेषता क्या हुई? लाल जो है ये इसकी विशेषता हो गई और ये इस विशेष से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो आपका हो गया था कर्मधारय समास। अब देखिए द्विगु समास। ठीक है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा समास समाहार यानी कि समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। द्विगु तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। ठीक है। जैसे देखिए त्रिभुवन। ठीक है, 3 भुवनों का समूह, यहां 3 होगा। ठीक है, 3
तीन भुवनों का या भवनों का समूह, ठीक है, त्रिभुवन, ठीक है। यहाँ पर तीन आ गया ना, संख्यावाचक, ये संख्यावाचक है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, यानी कि ये सब संख्यावाचक हमें दिखाई दे रहे हैं पहले पद में। तो जहां भी आपको पहले पद में संख्यावाचक दिखाई दे, शब्द दिखाई दे, यानी कि वो द्विगु समास है, ठीक है। उसके बाद आता है शताब्दी, 100 अब्द, यानी कि वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तो हमें इससे पता चल गया कि जहां पर भी जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, और पूरा जो समास है वो समूह का बोध कराए, एक ग्रुप का बोध कराए, तो वो सब क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको समझने में बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, हमारा फिफ्थ है द्वंद्व समास, ठीक है। अब देखिए, द्वंद्व समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, ठीक है। द्वंद्व समास में पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि जो दोनों पद हैं वो दोनों ही प्रधान हो, दोनों की प्रधानता हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, ठीक है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व हो, स्वतंत्र अस्तित्व हो, और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, ठीक है। तो द्वंद्व, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास वो कहलाता है, ठीक है। जैसे आगे पीछे, ठीक है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। आगे पीछे यानी कि आगे और पीछे, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, फल फूल, फल और फूल, माता पिता, माता और पिता, ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम, बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए पहचानने का कैसे है तरीका, बहुत ही आसान तरीका इसको आपको पहचानने का है कि जैसे ही आपने आगे पीछे है, इसको अगर आप खोल दें, पूरा अच्छी तरह से विग्रह करके लिखें, तो इसे हम कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे। कोई बोलेगा आगे पीछे, यानी कि आगे और पीछे, यानी कि यहाँ पर और लग गया है ना। वैसे ही पाप पुण्य, पाप और पुण्य, फल फूल, फल और फूल। ऐसे ही अगर हम बोले माता पिता, अगर हम यहाँ लिख दे माता पिता, यानी कि माता और पिता, है ना, माता और पिता, यहां और लग गया ना। एक तो इसको पहचानने का देखिए ये सबसे सरल तरीका है कि जब आप इसे विग्रह करेंगे तो इसमें और का जो चिन्ह है, ये और शब्द आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा समास, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसमें देखिए जो आपका पहला पद है और जो दूसरा पद है, ठीक है, ये दोनों ही प्रधान है, दोनों का अपना अपना महत्व है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पीछे का सिर्फ महत्व है, आगे का नहीं है, या पाप का महत्व है, पुण्य का नहीं है, माता का महत्व है, पिता का नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सबका अपना अपना स्वतंत्र महत्व है, ठीक है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं, इसमें इनमें योजक चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है। इससे भी आप इसे पहचान सकते हैं, इनमें ये जो है योजक चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास होते हैं। दूसरे तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जब आप इसे इसका विग्रह करेंगे, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि आगे और पीछे इसमें और जो है शब्द दिखाई देगा आपको, पाप और पुण्य, यानी कि यहाँ पर भी हमें और दिखाई दे रहा है, फल फूल, फल और फूल, माता पिता, माता और पिता, यानी कि हमको और शब्द दिखाई दे रहा है। तो इससे भी हम बहुत ही सरलता से पहचान सकते हैं कि ये हमारा द्वंद्व समास है, राइट। चले आगे, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास मतलब कहते हैं, या वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, यानी कि दो पद को मिलाने से कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट हो, ठीक है। जब भी कोई दो पद को मिला करके हमें प्राप्त होता है कोई ऐसा तीसरा अर्थ, मतलब कोई तीसरा ऐसा तीसरा मिल जाए जो शब्द जिसका अर्थ बिल्कुल अलग हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं।
ठीक है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष, ठीक है, खास तरीके का, ठीक है, विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि गिरिधर, गिरिधर, ठीक है, गिरि और धर, गिरि यानी कि पर्वत और धर उसको धारण करने वाला, तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कौन? श्री कृष्ण, है ना। तो यानी कि इन दो शब्दों के मेल से एक नया अर्थ, एक नया शब्द निकला, एक नया अर्थ का बोध हमें हुआ, तो वो है बहुव्रीहि समास, है ना। गिरिधर किसे कहते हैं? गिरिधर श्री कृष्ण को कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नीलाकंठ, इसे भी देखिए, नीला और कंठ, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से जो एक तीसरा जो अर्थ है वो निकलता है कि इसको जब हम विग्रह करते हैं, नीला कंठ को अगर हम विग्रह कर दें तो नीला है कंठ जिनका, ठीक है, तो नीला है कंठ किसका है? नीला कंठ शिव जी का, यानी कि तीसरा एक अर्थ, विशेष अर्थ निकल गया, तो यानी कि ये है बहुव्रीहि समास। देखिए नेक्स्ट देखिए, लंबोदर, ठीक है, लंबा है, इसका अगर हमने विग्रह कर दिया लंबोदर का, तो लंबा है उदर जिनका, तो लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। जब भी हम इस सब शब्दों का विग्रह करते हैं तो एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है, ठीक है। इन सभी शब्दों को विग्रह करने पर जब एक नया अर्थ प्रकट हो जाए तो यानी कि वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणी, ठीक है, जो चक्र को धारण करने वाला है तो कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा बहुव्रीहि समास होता है कि इसमें क्या होता है कि दोनों पदों के माध्यम से, दो पदों के माध्यम से एक तीसरा विशेष जो है वो अर्थबोध प्रकट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समास, ठीक है। आज हमने समास को पढ़ लिया, उसे समझ लिया, ठीक है। यहाँ अब ये खत्म हो जाता है। अब आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।